अब इस प्रश्न को समझें, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं पर जिनका उदय फ्रांस की क्रांति में हुआ था। तो अभी मैंने पीछे चर्चा की, खूब डिटेल में डिस्कस किया कि फ्रांस की क्रांति से कौन से अधिकार दुनिया भर के सामने आए, समानता का, स्वतंत्रता का, भातृत्व का, राष्ट्रवाद का, ये सब बातें दुनिया के सामने कहां से आई? फ्रांस की क्रांति से आई। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये सब कहां से आई? फ्रांस की क्रांति से आई। फ्रांस की क्रांति में क्या किया गया था? नागरिक अधिकारों के घोषणा पत्र की घोषणा की गई थी। नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र पहली बार दुनिया के सामने आया कि नागरिकों के कुछ अधिकार हैं। ये पहली बार फ्रांस की क्रांति में घोषित हुआ। बाद में हम देखते हैं 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया था, जो आजकल पूरी दुनिया में माना जाता है, पर वो भी इस क्रांति से प्रेरित था। तो इस क्रांति में जो जनवादी अधिकारों का एक घोषणा पत्र लाया गया था, वो क्या था? उसमें कौन से अधिकार थे? उसमें थे समानता का अधिकार। ठीक है, सभी जो व्यक्ति हैं वो जन्म से समान हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, मानव जो है वो स्वतंत्र है और शोषण नहीं किया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, न्याय का अधिकार, सभी को न्याय उपलब्ध हो। ठीक है, फर्टर्निटी का अधिकार। फर्टर्निटी का क्या मतलब है? भातृत्व मतलब प्रेम की भावना, एक दूसरे के सहयोग की भावना। तो भातृत्व का सिद्धांत आया। मताधिकार, वोट देने का अधिकार पहली बार फ्रांस की क्रांति से हमारे सामने आता है। पर ये वोट देने का अधिकार भी फ्रांस की क्रांति में जो मिला, फ्रांस की क्रांति के बाद, वो महिलाओं को नहीं मिला था। वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे उस समय, ये बात याद रखना। संपत्ति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, इस तरह के अधिकार हमें कहां से सामने आए? फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप सामने आए। बाद में दुनिया भर के देशों में भी ये सारे अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जो मानव अधिकारों घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें भी हमें इन सब की झलक मिलती है। पर इन सब का उदय कहां से हो रहा है? फ्रांस की क्रांति से हो रहा है। ठीक है, तो ये सब फ्रांस की क्रांति से निकले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनुष्य और नागरिक अधिकारों घोषणा पत्र, जो 1789 में लाया गया था फ्रांस में, ये था वो डिक्लेरेशन। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखा देता हूं इसमें क्या क्या था। इस डिक्लेरेशन में ये चीजें एडिशनल है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन में आप क्या आंसर करेंगे। इस अधिकार में इसमें ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया था फ्रांस की क्रांति के समय, अब ये जो है वो फ्रांसीसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये क्या बातें लिखी गई थी उस समय, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, उस समय कहा गया था कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। तो इससे आपको दो चीजें क्लियर होती हैं, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार दिया गया। यानी जब फ्रांस गणतंत्र बना तो उसने पहले ही अपने लोगों को क्या कहा कि उनको स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार है। राज्य का उद्देश्य क्या है ये बताया। राज्य क्या करेगा? मनुष्य की प्राकृतिक और अविच्छिन्न शक्तियों की रक्षा करना। मनुष्य की प्राकृतिक और अविच्छिन्न शक्तियों की रक्षा करना किसका काम है? राज्य का। ये अधिकार किससे जुड़े हैं? यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा राज्य, उसकी संपत्ति की उसकी सुरक्षा करेगा, उसको शोषण से बचाएगा राज्य, यानी शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। और ये सब किसको करना है? स्टेट को, राज्य को, देश को। ठीक है, शासन की शक्ति का स्रोत किसमें है? जनता में। यानी कोई भी व्यक्ति शासन में वही रह सकता है जिसको जनता स्वीकारेगी। जनता ने जिसको वोट देकर के चुना होगा वही राज करेगा, और जब जनता स्वीकार नहीं करेगी तो वो फिर राज नहीं करेगा। यानी कोई भी वह व्यक्ति अधिकार नहीं रख सकता जिसे जनता स्वीकार न करे। यानी शासन की स्वीकार्यता किसमें है? जनता में है। स्वतंत्रता का क्या मतलब था उस अधिकार में? कि ऐसे काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। देखो यहां पर हम कहते हैं काम कर का अधिकार, तो काम का अधिकार की बात की गई, स्वतंत्रता के साथ ही किसकी बात की गई? काम के अधिकार की। पर वो सभी काम करने की स्वतंत्रता है जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। इसी में एक चीज की और बात की, कानून। कानून क्या होगा? जनता के सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला। यानी कानून जो लोगों की विल से चलेगा, लोग क्या चाहते हैं, लोग कैसा शासन चाहते हैं, तो उससे जो है कानून चलेगा। सभी नागरिकों को कानून की निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए है। ये कहा गया जब नागरिक के अधिकारों की घोषणा की गई, यानी जनता भाग लेगी कानून बनाने में। कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। पहले क्या हो रहा था?
पहले 2 वर्ग जो फ्रांस के थे, पादरी और कुलीन वर्ग, इनको तो टैक्स भी नहीं देना होता था और ज्यादातर कानून जो है वो किस पर लागू होता था, तीसरे वर्ग पर, किसान और मजदूरों पर। और यहाँ इनको छोड़ दिया जाता था क्योंकि इसमें अमीर लोग थे, चर्च से जुड़े हुए पुजारी पादरी थे, तो उनको छोड़ दिया जाता था, कानून से संरक्षण मिलता था उनको। तो यहाँ पर ये कहा गया कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, सभी नागरिक योग्यता के अनुसार सार्वजनिक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। नागरिक घोषणा पत्रों में क्या कहा गया, अवसर की समानता। आज भी देखो हमारी प्रस्तावना में क्या लिखा है, अवसर की समानता, यानी कोई भी व्यक्ति इलिजिबल योग्यता रखता है तो वह उस पद पर चुना जा सकता है, सभी को मौका दिया जाएगा बराबरी का। ठीक है, योग्यता के अनुसार सार्वजनिक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को केवल कानूनी आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, यानी बेवजह या बिना किसी सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे कानून के समक्ष दोष सिद्धि कर से अपने आप को बेगुनाह साबित करने का अधिकार भी होगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी मनुष्य का सबसे मूल्यवान अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो हमें आर्टिकल 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे यहाँ अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है अधिकार। और फ्रांस की क्रांति में 1789 में ये बात हो रही है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य का सबसे मूल्यवान अधिकार है, हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से बोलने और लिखने और छापने का अधिकार है, जब तक कि वह इस अधिकार का दुरुपयोग ना करे। ये 1789 में कहा जा रहा है। और हमारा संविधान कब बना है, 1950 में, समझो 1950 में बना है। अब सार्वजनिक प्रशासन और कार्यों के लिए सामान्य कर आवश्यक है। देखो राजा भी टैक्स लेता था, पर राजा टैक्स लेता था सिर्फ गरीबों से, किसान से, मजदूर से, व्यवसायी से। राजा टैक्स नहीं लेता था चर्च के लोगों से, राजा टैक्स नहीं लेता था अमीरों से, अपने मंत्रियों से, उच्च वर्ग से। ठीक है, पर यहाँ क्या होगा, सार्वजनिक प्रशासन कामों के लिए एक नॉमिनल टैक्स सभी पे लगाया जाएगा। ठीक है, और सभी नागरिक इसे अपनी क्षमता के अनुसार देंगे, क्योंकि बिना टैक्स तो फिर जो है शासन नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता। तो टैक्स को लेकर के भी बात की गई इसी में। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति एक पवित्र और अविच्छिन्न अधिकार है। हमारे यहाँ भी जब भारत में मूल अधिकार शुरुआत में दिए गए तो आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। बाद में इसको संपत्ति का अधिकार ना बना करके उसको जो है आर्टिकल 300 एक बार चेक कर लेना क्या है, उसमें ले गए, कानूनी अधिकार हो गया। मतलब पहले ये मूल अधिकार था। और फ्रांस की क्रांति के समय भी ये क्या बोला गया, संपत्ति का अधिकार एक पवित्र अधिकार है, किसी से छीना नहीं जा सकता। किसी की संपत्ति को जो है सरकार बेवजह नहीं छीन सकती, जब तक कि जो है कोई उचित कारण ना हो। अगर उचित कारण होगा, सार्वजनिक हित का कोई कारण होगा, कुछ सरकार को बनाना है, तो संपत्ति को लिया जा सकता है, और उस समय भी उचित मुआवजा देना होगा। ठीक है, तो ये बात देखो किस समय हो रही है, बात ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। आप ये देखो कि ये सब कहा जा रहा है अब से 200-250 साल पहले। जब 200-250 साल पहले लोग इन चीजों के बारे में जान रहे थे, शुरुआत हो रही थी। आज तो हम बहुत कुछ जानते हैं इन चीजों के बारे में, आज तो ये दुनिया भर के संविधानों का हिस्सा है और आज सब लोग इसकी बात करते हैं। पर 200-250 साल पहले जब शुरुआत हो रही थी, तब भी मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र को आप देखोगे तो सारी बातें लगभग इसमें कवर हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान नागरिक अधिकारों की घोषणा का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए। समझ में आ गए हैं तो एक बार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।